हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ हम सभी के अपने चैनल आरके सीरू हब पे। हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। जल्दी से बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, कि आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। पूजा, सविता, पूजा कुमारी, सविता, प्रीति, अभिलाषा, अर्जुन, सब कुछ क्लियर है ऑडियो वीडियो? स्वागत है सभी का आज के सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 से ज्यादा बेहतरीन सवाल। आज के मैराथन सेशन में बहुत लोगों का, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगे तो आप इसको अपने सोशल मीडिया जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां पर काइंडली स्टेटस की तरह पर शेयर करिए ताकि हमारी क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, गुड इवनिंग बुशरा, सत्यम, स्नेहा, अभिलाषा, डॉली, आर्ट एजुकेशन, शैला। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की, जहां पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण सवाल। और जैसा कि मैंने पिछले मैराथन में आपसे कहा था कि अब मैराथन सेशंस जो होंगे अपने, वो कैसे बेस्ड होंगे, एक क्वेश्चन और उस एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 5 और सवाल। ठीक है। क्लास के स्टार्टिंग में हमने कुछ कमेंट्स देखे क्लासेस को लेके, तो एप्लीकेशन पे आप सबकी क्लासेस रेगुलर हैं। कई बार आप लोग अपने क्लासेस को शायद चेक नहीं कर रहे होते और आपको लगता है, या कभी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन नहीं आती तो आपको लगता है कि आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब आपकी एप्लीकेशन पे जो भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे जो पेड स्टूडेंट्स हैं कि वो एप्लीकेशन पे अपना नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब क्लासेस हम लोग लें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। आप अगर लाइव नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप प्लीज़ रिकॉर्डेड जो है वो कर लिया करें। ठीक है, चलिए। बाकी किसी भी कारणवश अगर क्लास कैंसिल होती है तो आपको नोटिस दिया जाता है या उसकी एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को ली जाती है। ठीक है, चलिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो प्रीति एक बार प्लीज़ अपने सेटिंग्स में जाइए, एप्लीकेशन में सेटिंग को ऑन कर लीजिए। राइट, चलिए। ये तो एक बात थी, क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी कि किसी का कहना था कि क्लास नहीं हुई है, तो क्लासेस चल रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्लास को रेगुलर अटेंड किया करिए। ठीक, शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और आज आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी कथन हैं, वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कथन वाले सवाल हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? आपके सामने कुछ कथन दिए हुए हैं, किसको लेकर? टेस्टिस यानी वृषण को लेकर, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही बात है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको हम रोज बताते हैं, हमेशा बताते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपकी पेड बैच हो। कभी भी कथन वाले आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप सीधे मत जंप कर जाइए कि आपसे कथन में सही या गलत पूछ रहा है। पहले आप वो सारे स्टेटमेंट्स को देखिए और कथनों को देखकर अपने हिसाब से उनको सही या गलत पर मार्क कर लीजिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहला कथन दिया हुआ है, लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। ये बात सही है। सर्टोली सेल्स जो होती है वो जर्म कोशिका किसको कहते हैं? मानव में जो स्पर्म होता है और महिला में जो ओवम होती है, गैमीट्स होती हैं, जो युग्मक होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? जर्म सेल कहते हैं। फिर कह रहा है कि जो शुक्राणु है वो एपिडिडाइमिस में बनते हैं। जी नहीं, शुक्राणु एपिडिडाइमिस में परिपक्व होते हैं। जो आपके शुक्राणु हैं वो एपिडिडाइमिस में मैच्योर होते हैं। स्पर्म बनते कहाँ पर हैं? तो स्पर्म बन रहे होते हैं आपके वृषण में, यानी कि आपके टेस्टिस के अंदर। वृषण में यानी टेस्टिस के अंदर बन रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पहली और दूसरी बात सही है। आपको सही विकल्प चुनना है तो आप 1 और 2 मार्क करेंगे। अब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग मैराथन में इस फंडे पर चलेंगे, एक कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए कम से कम 5 सवाल। अब इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए 5 सवाल क्या हो सकते हैं? सबसे पहला सवाल है टेस्टिस को लेकर, वृषण को लेकर। तो याद रखिएगा कि जो टेस्टिस है, जो वृषण है, जो वृषण है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि प्राथमिक यौन अंग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक यौन अंग, ये क्यों कहलाता है? क्योंकि इसी के अंदर क्या बन रहे होते हैं? इसी के अंदर जो स्पर्म है उस स्पर्म का, यानी कि शुक्राणु का क्या हो जा रहा होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है।
दूसरा कथन आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कथन आपसे, दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जो यहाँ से बन सकता है वो क्या बन सकता है, वो सिंपल सी बात बन सकती है यहाँ से कि टेस्टिस के स्ट्रक्चर को लेके। अब टेस्टिस के अंदर कितने छोटे छोटे लोब्यूल होते हैं, याद रखिएगा एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 वृषण लोब्यूल होते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 वृषण लोब्यूल या टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जैसे एग्जाम में भी क्या किए गए हैं, पूछे जा रहे हैं। अब सेमिनिफेरस, ये जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर छोटी छोटी नालिकाएं होती हैं जिनको शुक्राणुजनक नालिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो एक लोब्यूल के अंदर पूरा का पूरा आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर रिवाइज कर सकते हैं। एक लोब्यूल के अंदर, एक लोब्यूल के अंदर क्या होती है, 1 से 3 शुक्राणुजनक नालिका होती है। 1 से 3 शुक्राणुजनक नालिका होती है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। और इस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके के सेल्स होते हैं। 2 तरीके की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, 2 तरीके की सेल्स होती हैं। ठीक है, पहली सेल है स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं, यानी कि शुक्राणु बनता है। तो कहने का मतलब है इसी शुक्राणुजनक नालिका के अंदर स्पर्म बनता है और इसी शुक्राणुजनक नालिका के अंदर ही स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, यानी स्पर्म को पोषण मिलता है। स्पर्म को पोषण देने के लिए कौन से सेल्स होते हैं, स्पर्म को पोषण देती है आपकी सर्टोली सेल्स। स्पर्म को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कौन देती है, पोषण देती है सर्टोली सेल्स। ठीक, इसके अलावा 5वां कथन या 5वां कॉन्सेप्ट इस एक से क्या बन सकता है, इस एक सवाल से 5वां कॉन्सेप्ट बन सकता है कि इन सब के अलावा और कौन सी सेल्स होती हैं। तो इन सब के अलावा होती है लेडिक सेल। इन सब के अलावा और कौन सी सेल होती है, इन सब के अलावा होती है लेडिक सेल या लेडिक कोशिका। और ये लेडिक सेल या ये लेडिक कोशिका क्या बनाती है, ये लेडिक सेल या ये लेडिक कोशिका पुरुष वाले हार्मोन बनाती है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। पुरुष वाले सेल बनाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे के पूरे एक कॉन्सेप्ट से बनकर आ जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट से बनकर आ जाते हैं। ठीक है, सही बात है, समझ में आ गई है सारा कुछ। चल सकते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि ओम्स लॉ के बारे कौन सा कथन गलत है। ओम्स लॉ के बारे कौन सा कथन यहां पर फॉल्स है, यानी कि गलत है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ एक सिंपल सा लॉ है जो ये कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच में आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस, आप जितना विद्युत विभवांतर बढ़ाते जाइएगा, करंट उतना ही बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा विद्युत विभवांतर होगा, उतना ज्यादा ही क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा ही करंट हो जाएगा। तो वही कह रहा है, तापमान जब सामान्य है तो करंट और वोल्टेज में क्या है, सीधा रिश्ता है, सीधा रिश्ता है। अगला कथन कह रहा है ओमिक कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो स्थिर होता है। और दूसरा कह रहा है ओमिक कंडक्टर के लिए V और I की जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रेखा है। तो V और I का जब हम लोग ग्राफ देख रहे होते हैं तो V और I के ग्राफ में जो स्लोप होता है, जो ढलान होता है, वो स्लोप यानी ढलान हमको क्या बता रहा होता है, वो स्लोप यानी कि ढलान हम लोगों को रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध दिखा रहा होता है। अगर वो स्लोप सीधा है, अगर वो स्लोप यानी अगर वो ढलान सीधा है, तो सीधा होने पर क्या होगा, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइएगा वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल में बताइएगा कि कौन सी बात यहां पर फॉल्स है, कौन सी बात यहां पर गलत है। कौन सी बात यहां पर फॉल्स है। दूसरा कह रहा है कि रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर। ठीक, VI ग्राफ ओमिक कंडक्टर के लिए सीधी रेखा है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल एक समान रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल क्या रहता है, वो बिल्कुल एक समान रहता है। इसका मतलब तीनों बातें सही हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों की तीनों बातें यहाँ पर क्या हैं, तीनों की तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही सटीक है। ठीक है, इस एक कॉन्सेप्ट से 5 सवाल कौन से बन सकते हैं, यहां पर जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे।
जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें फटाफट से बताएंगे। कौन कौन सी बातें यहां पर बन सकती हैं? एक कॉन्सेप्ट से 5 सवाल। रेजिस्टेंस के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। एक कॉन्सेप्ट से 5 सवाल क्या बन सकते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ओमिक कंडक्टर कौन से हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से हैं। ओमिक कौन से हैं और नॉन ओमिक कौन से हैं। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर कोई डिवाइस, अगर कोई यंत्र ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ जहां पर फॉलो हो रहा है, ओम्स लॉ जहां पर लागू हो रहा है, वो ओमिक कंडक्टर है। और नॉन ओमिक का मतलब क्या है? नॉन ओमिक का मतलब है जहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, फॉलो या लागू नहीं हो रहा, वो क्या हो जाता है? वो नॉन ओमिक डिवाइस हो जाती है। सबसे पहली बात, नॉन ओमिक डिवाइसेस का एक बार एग्जाम्पल भी किताब में क्या किया गया है, पूछ लिया गया है। नॉन ओमिक डिवाइस कौन कौन सी होती है? तो नॉन ओमिक डिवाइस होती है आपकी डायोड। डायोड जो होती है वो नॉन ओमिक होती है। कहने का मतलब है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही। दूसरा क्वेश्चन या तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या बन सकता है? तीसरा कॉन्सेप्ट बन सकता है VI ग्राफ से। तीसरा कॉन्सेप्ट किससे बन सकता है? तीसरा कॉन्सेप्ट बन सकता है यहां पर V और I के ग्राफ से। अगर V और I का ग्राफ बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर V और I का ग्राफ बिल्कुल सीधा है तो ये क्या कर रहा है? ये ओम्स लॉ को फॉलो 100% कर रहा है। और अगर V और I का ग्राफ सीधा नहीं है मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। पांचवा आपसे क्या यहां पर बन सकता है? बन सकता है कि जो स्लोप है, VI ग्राफ का जो स्लोप है, जो ढलान है, वो क्या दिखा रहा होता है? तो VI ग्राफ का स्लोप यानी कि ढलान जो है वो आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध दिखा रहा होता है। VI ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या कर रहा होता है? दिखा रहा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट, आज के सेशन में जितने भी हैं सब के सब आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, सब के सब आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि एड्स के बारे में कौन सी बात यहां पर सही है। हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटमेंट्स यानी कि कथन को देख लें और फिर उसके बाद आप सही या गलत को क्या करें? मार्क करें। ठीक है, एड्स के रिगार्डिंग कौन सी बात करेक्ट है ये आपको देखना है। क्या एड्स HIV के कारण होता है? क्या एड्स HIV के कारण होता है? यस, एड्स का कारण एक वायरस है जिस वायरस का नाम HIV है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। दूसरा सवाल कह रहा है कि एड्स बी लिम्फोसाइट्स पर हमला करता है। क्या यह बात सही है? क्या सही में एड्स बी लिम्फोसाइट्स पर हमला करता है? बिल्कुल भी नहीं। एड्स किस पर हमला करता है? एड्स या HIV जो होता है वो आपके T लिम्फोसाइट्स पर हमला करता है, बी लिम्फोसाइट्स पर हमला नहीं करता। अगला, एड्स आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? एड्स आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। बिल्कुल सही बात। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो आपका वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस सीधे अटैक करता है शरीर के T लिम्फोसाइट्स को। किसको अटैक करता है? T लिम्फोसाइट्स को। और T लिम्फोसाइट्स को जब ये अटैक करता है तो T लिम्फोसाइट्स में भी एक खास कैटेगरी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हेल्पर T लिम्फोसाइट। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हेल्पर T लिम्फोसाइट। और जैसे ही हेल्पर T लिम्फोसाइट प्रभावित होते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को, ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरा ही पूरा क्या कर देते हैं? पूरा ही पूरा सुस्त कर देते हैं। ठीक है, पूरा ही पूरा क्या कर देते हैं? सुस्त कर देते हैं। तो इसका मतलब करेक्ट कौन सा है? 1 और 3 जो है यहां पर सही है, करेक्ट है। ठीक है, 5 सवाल यहां पर क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले बात आती है वायरस पर। ये जो आपका वायरस है HIV, ये कहलाता है रेट्रोवायरस। हम क्यों इसको रेट्रोवायरस कहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? इसको रेट्रोवायरस कहने का कारण है कि ये उल्टा चलता है। आमतौर पर वायरस क्या करते हैं? DNA से RNA बनाते हैं। आमतौर पर वायरस DNA से RNA बनाते हैं, लेकिन HIV के पास जो आनुवांशिक सामग्री है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो RNA है।
और ये वायरस आरएनए से डीएनए बनाता है। आरएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, आरएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ठीक, इसके बाद आता है सवाल यहां पर कि बताइएगा कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है। एक मिनट रुक जाएंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एचआईवी के लिए? कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? तो बहुत सारे टेस्ट एचआईवी के लिए किए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉट। कंफर्म कैसे होता है? ये मत कहिएगा पीसीआर। पीसीआर सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, पीसीआर से ये पता चल सकता है, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने पूछा कंफर्म करने के लिए कौन सा होता है? एलिसा एक टेस्ट है, एलिसा टेस्ट है, पीसीआर भी टेस्ट है। मैंने पूछा कंफर्मेटरी टेस्ट। आपको पता है एलिसा सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन एलिसा के साथ दिक्कत क्या है कि एलिसा के साथ कई बार जो आपका रिजल्ट है वो फेक आ सकता है। वो क्या आ जा सकता है? वो फेक आ सकता है, वो गलत आ सकता है। इसीलिए कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, बाकी अन्य टेस्ट कौन कौन से हैं? अन्य टेस्ट कौन कौन से हैं? अन्य टेस्ट आपके एलिसा है। अन्य टेस्ट कौन से हैं आपके? एलिसा है। और अन्य टेस्ट पीसीआर है, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये सारे हैं। क्या एचआईवी को एड्स में बदलने से हम रोक सकते हैं? क्या एचआईवी को एड्स में बदलने से रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, 100% रोका जा सकता है। कैसे? एचआईवी को एड्स में बदलने, क्योंकि एड्स आखिरी स्टेज है बीमारी की। एड्स जो है वो क्या है? वो बीमारी की सबसे आखिरी स्टेज है। एचआईवी आया मतलब शरीर में कहीं ना कहीं जो आपकी इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, एचआईवी को एड्स में आप कैसे बदल सकते हैं? तो आप प्रयोग कर सकते हैं एआरटी यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्योंकि एचआईवी का जो वायरस है वो रेट्रोवायरस है। हम एक ऐसी दवाई इस्तेमाल करते हैं जो शरीर के क्षय को, शरीर के खराब होने को बचाती है। याद रखिएगा, अगर किसी को एक बार एचआईवी का संक्रमण हो गया तो धीरे 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 वो एड्स में तब्दील हो ही जाएगा। लेकिन जब हम एआरटी का सहारा लेते हैं, जब हम लोग एआरटी का सहारा लेते हैं तो उसमें कुछ दवाइयां आती हैं, जैसे लैमिवुडीन, जैसे जीडोवुडीन, इस तरीके की क्या आती हैं? मेडिसिन आती हैं, इस तरीके की दवाइयां आती हैं। और ये दवाइयां एचआईवी को एड्स में बदलने से क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। इसके अलावा और प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब होता है? हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस जो होता है मनाया जाता है। एड्स कैसे फैल रहा होता है? तो आपको अच्छे से पता है कि शरीर के द्रवों से फैल रहा होता है। शरीर में जो विभिन्न प्रकार के द्रव हैं उनसे क्या होता है? उनसे फैलता है। ठीक है, चल सकते हैं आगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से चलते हैं और आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कार्बन कंपाउंड्स के बारे कथनों पर विचार करिए। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में क्या करेंगे? कथनों पर विचार करिए। अधिकतर कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के खराब कंडक्टर होते हैं। क्या ये बात सही है? कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और कार्बन कंपाउंड आमतौर पर कंबस्टिबल होते हैं। कंबस्टिबल का मतलब क्या है कि आप उनको जला सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनका दहन नहीं होगा, उनका दहन होगा। तो पहला कह रहा है कि अधिकांश कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के खराब कंडक्टर होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं। क्या ये बात सही है? यस। ठीक है, मोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा, इसीलिए बात सही है। कौन सा एक्सेप्शन है, कौन सा अपवाद है? इसका अपवाद है ग्रेफाइट। इसका अपवाद कौन सा है? इसका अपवाद है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से वो विद्युत का चालन कर सकता है। कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है? बिल्कुल भी नहीं। जब हम कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे भी चार्जेस का लेना देना नहीं है।
कोवेलेंट कंपाउंड चार्ज से नहीं बना। जैसे अगर आप बात करते हैं NaCl की, तो NaCl आयनिक यौगिक है, यहाँ पर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, दो विपरीत चार्ज हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत तेजी से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की, तो कोवेलेंट कंपाउंड जैसे ऑक्सीजन, ये कैसे बनता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है, इलेक्ट्रॉन को साझा करने से बनता है। यहां पर कैसे भी करके प्लस और माइनस चार्ज नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, प्लस और माइनस चार्ज नहीं है। अगर प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, इसका मतलब अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि वहां पर अट्रैक्शन, आकर्षण नहीं है। और अगर अट्रैक्शन यानी आकर्षण नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो बहुत मजबूत नहीं है, ठीक है। अगर मजबूत नहीं है तब क्या होगा, अगर मजबूत नहीं है इसका मतलब है कि आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, अगर किसी चीज को आसानी से तोड़ सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, क्योंकि आप उसको कम तापमान पर ही क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स आमतौर पर ज्वलनशील होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या है, इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है, जो ज्वलांक है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, राइट। चल सकते हैं अगले सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये बताइए। 1 और 3 जो है यहां पर करेक्ट है, ठीक है। 1 और 3 क्या है, करेक्ट है। भाई आप सबके लिए एक सजेशन है, कोई सजेस्ट करे कमेंट बॉक्स में कि मैडम का कोर्स मत लीजिए, नए कोर्स आने पर पुराने कोर्सेज भूल जाती हैं, ठीक है। तो मुझे पता नहीं आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है भी कि नहीं। बहुत सारे कोर्सेज जब एंड होते हैं तो उनकी लाइव क्लासेस बंद हो जाती है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी लॉजिकल सी चीज है। तो काइंडली बिना अपना क्लास चेक किए, बिना सिलेबस चेक किए आप किसी की मेहनत पर इस तरह से पब्लिकली इल्जाम नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज, किसको कोर्स लेना है नहीं लेना है, लोग खुद बहुत समझदार होते हैं, ठीक है। लोग खुद बहुत समझदार हैं। आपको क्या लग रहा है जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो मूर्ख बैठे हुए हैं? हाँ, वो मूर्ख बैठे हुए हैं, उनको क्या ऐसे ही कोई कोर्स बेच देगा, है ना। 500-600 के कोर्स को जो आप लोग ये टर्म सीख लियो ना नया कि कोर्स बेचना, बिजनेस करना, ठीक है। आप भी आगे चल के लाइफ में कुछ ना कुछ पैसे ही कमाने के लिए आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। आप अगर टीचर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो मुफ्त में किसी की सेवा नहीं करिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए एक फीस दे रहे हो, और बहुत नॉमिनल फीस दे रहे हैं। ट्रस्ट मी, जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है आप बहुत कम फीस दे रहे हैं। लेकिन इस फीस, इतनी कम फीस देने के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स का जो रवैया है कि भाई सर पर चढ़ जाना, 1 साल की वैलिडिटी मिल गई है और अगर वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो टीचर को बदनाम कर देना, मुझे लगता है ये शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग इंसान कहलाने लायक नहीं है। कोर्स और ये सब तो बहुत दूर की बात है ना। 1 साल की वैलिडिटी जो है वो हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे होते हैं। आई थिंक हम ही लोग ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इतने ट्रांसपेरेंट है, फर्स्ट डे से आपको पता रहता है कि इतनी वैलिडिटी है, लेकिन उसके बावजूद टीचर के सर पे चढ़ जाना कि आप वैलिडिटी बढ़ाइए, अगर आप नहीं बढ़ाइएगा तो हम आपकी बैड माउथिंग करेंगे। बिल्कुल करिए, है ना, बिल्कुल करिए। दिस इज रॉन्ग, बहुत गलत बात है ये। वही मैं कह रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है कि आप लोग जो हैं आप लोग लिटरली शेम ऑन यू गाइज, आपने बिल्कुल सही लिखा। आप लोग टीचर बनने वाले, अरे पहले इंसान बन लीजिए। मैं हमेशा एक बात यही कहती हूँ कि ऊपर वाला ना सिर्फ मेहनत नहीं देखता, नियत देखता है, और आप लोगों की नियत खराब है। जब आप किसी इंसान से मेहनत करवा रहे हो, उससे पढ़ रहे हैं 1 साल आप पूरी पढ़ रहे हैं, आपको पूरी वैलिडिटी मिल रही है, आपसे कभी नहीं होता है कि आप लोग खुद मेहनत करके अपना कोर्स कंप्लीट करिए, और फिर आ जाते हैं आप लोग दूसरे सामने वाले को गाली दे रहे हैं। बाकी कोचिंग में तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता, मुझे आप बाकी कोचिंग का तो बताइए ही मत। एनीवे, मैं फालतू लोगों से बहस करके अपने कीमती स्टूडेंट्स का समय बर्बाद नहीं करूंगी। जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो याद रखिएगा, कार्बन के बारे जब भी आप बात करते हैं, नेचर में, प्रकृति में कार्बन के बहुत सारे यौगिक आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला, कार्बन के बारे में ऐसी कौन सी बात है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन क्या कर सकता है, बाकी सबके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है,
ठीक है। दूसरी बात कार्बन की कौन सी है? दूसरी बात कार्बन की कैटेनेशन है। क्या समझते हैं हम और आप कैटेनेशन से? कैटेनेशन का मतलब है कि कार्बन के बहुत सारे यौगिक आपको देखने को मिल जाते हैं। कई बार कार्बन लंबे लंबे चेन के रूप में मिलने को देखने को मिलता है, कई बार कार्बन आपको रिंग के रूप में देखने को मिलता है, कई बार कार्बन आपको बेंजीन के रूप में देखने को मिलता है जो रिंग होने के साथ एरोमेटिक है, मतलब जिसमें एक अलग तरीके की क्या आ जाती है, खुशबू भी आती है। ठीक है, एरोमेटिक का मतलब है जिसका एक अलग सा क्या हो जाता है, स्मेल हो जाता है। ठीक है, तो ये तमाम क्या है, ये तमाम दो कारण हैं। सबसे पहले वैलेंसी चार होना और दूसरा क्या है, दूसरा है कैटिनेशन का गुण। कैटिनेशन का गुण का मतलब है कि कार्बन अलग तरीके से मौजूद हो सकता है, कभी चेन के रूप में, कभी रिंग के मौजूद में, कैसे भी रूप में क्या हो सकता है, मौजूद हो सकता है। इस वजह से कार्बन के बहुत सारे यौगिक आपको आसपास देखने को मिल जाते हैं। फिर आपसे क्या कहा कि कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट से उसका ऑपोजिट कंपाउंड याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इसका गलनांक उच्च होता है। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में चार्जेस होते हैं और जहां पर चार्ज होंगे वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, बाकी दो कॉन्सेप्ट्स यहां से क्या बन सकते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हमेशा अपने माइंड को ट्यून करिए कि कैसे आप एक क्वेश्चन से आप 5 कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं, है ना। क्योंकि अब आने वाले सारे मैराथन में हम लोग यही फंडा फॉलो करेंगे कि एक क्वेश्चन से, एक कॉन्सेप्ट से 5 सवाल, एक कॉन्सेप्ट से 5 सवाल। ठीक है, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 लिख कर दे दी, और क्या 2 बन सकते हैं? चार्जेस के कारण, बिल्कुल करेक्ट। पढ़ाई करने से क्लियर होता है प्रकाश, 6 to 8। जल्दी जल्दी, और मैं वेट कर रही हूं 2 का मुझे और बताओ क्या बन सकते हैं, और 2 कॉन्सेप्ट्स क्या बन सकते हैं यहां से। मैंने कोवेलेंट के बारे बता दिया, आयनिक के बारे बता दिया, डायमंड ग्रेफाइट फ्यूलरीन, बहुत बढ़िया। यहां पर कॉन्सेप्ट बन सकता है डायमंड ग्रेफाइट फ्यूलरीन तीनों के तीनों एलोट्रोप हैं, तीनों के तीनों एलोट्रोप हैं, तीनों के तीनों कार्बन के अपरूप हैं। जब हम एलोट्रोप के बारे में बात करते हैं, अपरूप के बारे में बात करते हैं, तो एलोट्रोप अपरूप क्या होते हैं, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? भाई एलोट्रोप में सारे के सारे कार्बन ही हैं, सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे कार्बन ही हैं। तो याद रखिएगा, ये जितने भी कार्बन हैं, सब चूंकि कार्बन सेम है, भले संख्या ऊपर नीचे है, जैसे ग्रेफाइट में 1 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, वही डायमंड में 1 कार्बन 6 कार्बन से जुड़ा है, फ्यूलरीन में C60 होता है, लेकिन है तो भाई सब कार्बन। जब बेसिक चीज सेम है तो जाहिर सी बात है जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, जो रासायनिक गुण होगी, वो सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण क्या हो जाएगी, रासायनिक गुण क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि समान हो जाएगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको क्या याद रखनी है, और कौन सी चीज है जहां पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? आपने आइसोटोप पढ़ा होगा, समस्थानिक पढ़ा होगा। आइसोटोप में भी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो क्या अलग होगी, याद रखिएगा, अलग होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो आपके भौतिक गुण होते हैं ना, जो आपके भौतिक गुण होते हैं, वो भौतिक गुण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो भौतिक गुण है, वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके अलग हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आइसोटोप के जैसा है, बिल्कुल आइसोटोप यानी समस्थानिक के जैसा है। ठीक है, चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई, ये आया बढ़िया सवाल, क्योंकि ये सवाल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से, है ना। ये साइंस नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जो लोग साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ने के शौकीन हैं, वो इसको क्या करते हैं, वो इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जेनिक यूएस एफडीए द्वारा उसको स्वीकृति मिली, और वो भी 30 मई 2026, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये एक ओरल एंटीबायोटिक है, यानी एंटीबायोटिक है, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा होता है वायरल इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए।
फिर कह रहा है इसके पास सेफेपीन और इसके अंदर सेफेपीन और ज़िडेबैक्टम होता है। अब आपको हम बता रहे हैं, ये नो आइडिया वाला होगा, डोंट नो, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन लाया ही गया है कि आपको हम बता सके, राइट। अब ध्यान से देखिएगा जेनिक क्या है। 5 कॉन्सेप्ट यहां से बन सकते हैं। सबसे पहले जेनिक एक एंटीबायोटिक है। जेनिक क्या है? एक एंटीबायोटिक है, जीवाणुरोधी है, जो कि खोजा गया, जिसको अप्रूवल मिली है, ठीक है, भारत की कंपनी ने बनाया है और इसको अप्रूवल मिली है। इसको क्या मिली है? इसको स्वीकृति मिली है। अब जरा ये बताइए कि अगर एंटीबायोटिक है, जीवाणुरोधी है, तो क्या ये वायरल इन्फेक्शन में काम आएगा? आपके एग्जाम में ऐसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर आएंगे जो आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, दिमाग लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइएगा कि क्या एंटीबायोटिक से वायरल डिजीजेस, विषाणु संक्रमण ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एंटीबायोटिक से, भाई साइंस पढ़ने से आप हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेंगे। वायरस अलग चीज है, बैक्टीरिया अलग चीज है। वायरस की मदद से एंटीबायोटिक की मदद से बैक्टीरिया मर सकते हैं, वायरस नहीं मर सकता, ठीक है। तो दो तो पक्का ही गलत है, दो तो पक्का ही गलत है। ऑप्शन आपका ऐसे हमने सेट किया है कि आपको 2 ही विकल्प चुनने हैं, 2 ही विकल्प चुनने हैं। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है बी आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। आपको कुछ नहीं पता था, और छोर नहीं पता था, लेकिन एक सिंपल साइंस की बात पता थी कि एंटीबैक्टीरियल वायरस पर काम नहीं करेगा, इसीलिए आपने बी को एलिमिनेट कर दिया। अब सवाल पर आते हैं, ये जेनिक है क्या? तो जेनिक एंटीबायोटिक है, जीवाणुरोधी है। इसको कैसे दिया जाता है? इसको दिया जाता है वेन्स के जरिए, ठीक है। इसको कैसे दिया जाता है? इसको आईवी दिया जाता है। आईवी मतलब इंट्रावीनस, मतलब शीरा में इंजेक्शन, यानी कि सुई के द्वारा दिया जाता है। ये खाने वाली एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है, ये खाने वाली एंटीबायोटिक नहीं है। सवाल आता है कि ये किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है यूटीआई के लिए। ये किसके लिए दिया जाता है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब मूत्र मार्ग का जो संक्रमण होता है ना, मूत्र मार्ग का जो संक्रमण होता है, उससे लड़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। मूत्र मार्ग के संक्रमण में कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं? आमतौर पर यह काम कर रहा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उनके विरुद्ध काम कर रहा होता है। हम कैसे समझेंगे कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है? जैसे अगर सफेद बोर्ड, ब्लैक मेरा बोर्ड है, और अगर हम इसमें काले से लिखेंगे तो क्या आपको दिखेगा? काले बोर्ड में अगर हम काले से ही लिखें तो क्या आपको कुछ भी दिखेगा? आप कहिएगा नहीं मैम, हमको कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर काले बोर्ड पर हम पिंक से लिख रहे हैं तो आपको आराम से दिख रहा है। ठीक वैसे ही बैक्टीरिया को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को देखने के लिए आपको उसमें रंग डालना पड़ता है, स्टेन डालना पड़ता है। अगर वो बैक्टीरिया कलर ले लेता है, ग्राम स्टेन ले लेता है, तो वो पर्पल कलर का दिखता है। याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस रंग के दिखते हैं आपको? पर्पल कलर के दिखते हैं, बैगनी रंग के दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। बैक्टीरिया को आप आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर पिंक कलर में दिखते हैं, गुलाबी रंग में दिखते हैं, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव के विरुद्ध वर्क करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव के विरुद्ध वर्क करती है। ये जो जेनिक एंटीबायोटिक है ये ग्राम नेगेटिव के विरुद्ध काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि एक चीज होती है एएमआर। आप में से कितने लोग हैं जो एएमआर से वाकिफ हैं? आप में से कितने लोग हैं जो एएमआर शब्द से वाकिफ हैं? एएमआर का मतलब है जीवाणुरोधी प्रतिरोध या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आप दवाई खाए जा रहे हैं लेकिन बैक्टीरिया नहीं मर रहे। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जहां पर आप दवाई खाए जा रहे हैं लेकिन जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, वो नहीं मर रहे। क्यों? आमतौर पे ऐसा होता है और हम सब ये कर रहे होते हैं। थोड़ा सा गला खराब हुआ, थोड़ा सा बुखार आया कि तुरंत गए एंटीबायोटिक खा लिए। एजिथ्रोमाइसिन तो ऐसी एंटीबायोटिक है कि जिसको जो थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, जरा सा खांसी जुकाम हुआ एजिथ्रोमाइसिन खा लिए। ऐसा करने पर क्या होता है? ऐसा करने पर आम भाषा में समझे तो शरीर के बैक्टीरिया ढीठ हो जाते हैं। शरीर के बैक्टीरिया ढीठ हो जाते हैं मतलब जब आपको बड़ी बीमारी होगी और जब जरूरत होगी कि ये दवाइयां आप पर काम करें, तब तक आप
कहते हैं ना शेर आया शेर आया शेर आया, सिर्फ डरा रहे, और जब सही में शेर आया तो इंसान डरता नहीं है। बैक्टीरिया के साथ भी यही है। हम अपने शरीर को इतना कमजोर बना चुके होते हैं, बैक्टीरिया में इतना रेजिस्टेंस आ गया, इतना प्रतिरोध आ गया है कि वो अब दवाइयों से सुन ही नहीं रहा। तो जब आपको बड़ी बीमारी होगी तो आप दवाई पे दवाई खाते जाएंगे, दवाई पर दवाई खाते जाएंगे, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, यही होती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी जीवाणुरोधी प्रतिरोध, जहां पर बैक्टीरिया बिल्कुल क्या हो जा रहे हैं, जहां पर बैक्टीरिया बिल्कुल ढीठ हो जा रहे हैं। ठीक है, समझ में बात आई है? तो इसी को एक तरीके से विरोध करने के लिए इस दवाई की खोज की गई, अभी रीसेंट करंट अफेयर्स न्यूज में। नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड है। अभी आपको जो हमने पॉइंट्स बताए उसी से रिलेटेड है ना। अभी मैंने कहा ना कि एक कॉन्सेप्ट से 5 सवाल क्या क्या बन सकते हैं, उसी से क्या है, उसी से रिलेटेड है। देखिए, इंट्रावीनसली मतलब शीरा के अंदर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। कभी भी अस्पताल में कोई भर्ती होता है, आप देखते हैं शीरा में यहाँ पे सुई लगता है। ठीक है, तो इसको भी सुई की तरह क्या किया जाता है, दिया जाता है। मूत्र मार्ग संक्रमण के उपचार के लिए विकसित किया गया, अभी बताए तो शीरा में देते हैं, मूत्र मार्ग के संक्रमण के लिए इसको दिया जाता है। ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लक्षित करता है, अभी हम बताए एरो देके कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को टारगेट करता है। अभी हमने तुरंत बताया कि ये जेनिक जो है एंटीबायोटिक, ये किसको टारगेट करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ई कोलाई एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये लिख रहा है कि मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव को टारगेट करता है, नहीं। अब हमको बताइए कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा जो है वो क्या है, आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, एएमआर के बारे बताइए। एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणुरोधी प्रतिरोध या जीवाणुरोधी प्रतिरोध। क्या कह रहा है, ये एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता को कम कर देती है। क्या ये बात सही है? ये एंटीबायोटिक की जो इफेक्टिवनेस है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। भाई शरीर के अंदर जब प्रतिरोध आ जाता है, जो बैक्टीरिया है उनके अंदर प्रतिरोध आ जाता है, तो वो दे रही एंटीबायोटिक्स को नहीं खाते। ठीक है, कह रहा है इससे निपटने के लिए नई दवाइयों का आविष्कार होता रहना चाहिए। बिल्कुल, जेनिक भी नई दवाई है, तो इससे लड़ने के लिए नई दवाई पर क्या किया जाना चाहिए, आविष्कार करना चाहिए। फिर कह रहा है जेनिक भी उच्चतम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमण के खिलाफ नया विकल्प प्रस्तुत करता है। अभी जस्ट बताए आपको। करेक्ट कौन सी बात है, 1, 2 और 3, तीनों कथन यहां पर क्या है, तीनों कथन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, तीनों कथन यहां पर सही है। अगर हम आपसे पूछें कि बैक्टीरिया के अंदर, एक जीवाणु के अंदर एएमआर कैसे विकसित होता है, क्या सेल के अंदर, क्या बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई ऐसी चीज है जो उसके अंदर एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी जीवाणुरोधी प्रतिरोध लाती है? अगर बैक्टीरिया का बात हम करते हैं तो क्या बैक्टीरिया के शरीर के अंदर सही में कोई ऐसा चीज मौजूद है? बिल्कुल है। बैक्टीरिया के अंदर प्लास्मिड होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्लास्मिड होता है। प्लास्मिड मतलब ये अगर बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, तो इसके खुद के डीएनए के अलावा जो एक गोल आकार का डीएनए है, उसी को क्या नाम देते हैं, उसी को प्लास्मिड नाम देते हैं। और यही प्लास्मिड जिम्मेदार है एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के लिए, जीवाणुरोधी प्रतिरोध के लिए। जिसके पास ये प्लास्मिड होगी वहां पर जीवाणुरोधी प्रतिरोध होगा, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस बायोलॉजी के नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसको मॉडर्न फिजिक्स में भी समझ सकते हैं, या अगर साइंस टेक की बात करें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के अंडर भी ये चीज आ जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के लिए नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में किसी कथनों पर क्या करिए, किसी कथनों पर आप विचार करिए। कह रहा है वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो फिजन का प्रयोग कर रहे हैं, वो नाभिकीय विखंडन का प्रयोग कर रहे हैं।
परमाणु विखंडन यानी नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है? जहां पर एक न्यूक्लियस जो अस्थिर न्यूक्लियस है, अस्थिर नाभिक है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, जब हम इस पर न्यूट्रॉन फेंक रहे होते हैं तो ये दो में बट जाता है। तो अभी के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्या वो प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल सही, वो प्रयोग कर रहे हैं फ्यूजन का। कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी मतलब नाभिक की तकनीक इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रयोग करते हैं। भाई फ्यूजन क्या है? फ्यूजन है दो न्यूक्लियस का मिलना, और दो न्यूक्लियस के मिलने के लिए बहुत अधिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि दो न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं। अगर आप दो न्यूक्लियस को पास लाते हैं तो क्या होगा? उनके प्रोटॉन में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, विकर्षण होगा, और उसको पास रखने के लिए आपको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, बहुत ऊर्जा लगाना पड़ेगा। फ्यूजन तो सन और स्टार्स में मुख्य तौर पर होता है या हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह में होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी, देखिए पहला और दूसरा कथन दोनों एक दूसरे को उल्टा कर रहा है, दूसरा वाला गलत है। कह रहा है फ्यूजन से विखंडन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा आपका जवाब। अब हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अब हम किस पर आते हैं? अब हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्या अंतर है फ्यूजन और फ्यूजन से? फ्यूजन और फ्यूजन में क्या अंतर है? अगर दो न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बन रहा है तो हम इसको संलयन कहते हैं, इसको फ्यूजन कहते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाइए, इसमें कोई रटने वाला चीज नहीं है, बहुत सिंपल समझने वाला चीज है। दोनों के अंदर, दोनों न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते, प्रोटॉन में प्लस चार्ज है। जब आप दो न्यूक्लियस को पास लाएंगे तो दोनों के बीच में जो प्रोटॉन है उनमें विकर्षण होगा, वो दूर हटना चाहेंगे, फिर भी आप कहिएगा पास आइएगा। कैसे वो शादी होती है जहां पे पति और पत्नी की बन नहीं रही, दोनों रोज लड़ाई करते हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर से, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, बच्चे का क्या होगा, सोसाइटी के प्रेशर से पास आके रहते हैं। ठीक वैसे ही इन दोनों में प्रोटॉन में विकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, लेकिन हाई प्रेशर, बहुत उच्च ताप और बहुत उच्च तापमान पर दोनों पास आते हैं, और इनके पास आने से एक नया न्यूक्लियस बनता है, और काफी ज्यादा एनर्जी, काफी ज्यादा ऊर्जा निकलती है। याद रखिएगा, ये जो फ्यूजन है ये सन में होता है, ये स्टार्स में होता है, और याद रखिएगा इसी से हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो इसी से बनता है। जब हम बात करते हैं विखंडन के बारे, तो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूटता है और इसी को फिजन कहते हैं, इसी को विखंडन कहते हैं। इसमें भी एनर्जी निकलती है, इसमें भी ऊर्जा निकलती है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस एनर्जी को, इस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, चाहिए तो इस ऊर्जा से एटम बॉम्ब बना लीजिए, चाहिए तो इस ऊर्जा से बिजली बना लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस फ्यूजन से क्या बन सकता है। इस फ्यूजन को अगर आप कंट्रोल रूप में इस्तेमाल करिए तो कंट्रोल रूप में इस्तेमाल करके इससे बिजली बन सकती है। अगर आप इसका अनकंट्रोल्ड यूज करें, तो अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल से इसमें एटम बॉम्ब बन सकता है। क्या बन सकता है? एटम बॉम्ब बन सकता है। ठीक है, चलें आगे। बढ़िया, फर्टाइल और फिसाइल, बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आज की क्लास के बाद पता चल जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता हो। जल्दी जल्दी से करिए, फटाफट से बताइए। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। इनमें से फिसाइल कौन सा है? अब आपको दो शब्द बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द है फर्टाइल और दूसरा शब्द कौन सा है? फिसाइल। आप लोगों के कमेंट्स वहां पे स्टॉप हो गए, इसलिए हमें फोन में देखना पड़ रहा है। कोई नहीं, दो शब्द आपको समझा रहे हैं, एक है फर्टाइल और दूसरा कौन सा है? दूसरा है फिसाइल। देखिए, फर्टाइल शब्द से हम क्या समझते हैं? अगर कोई फर्टाइल है, इससे क्या समझते हैं? फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, उपजाऊ कौन होता है? उपजाऊ वो होता है जो कि तेज होता है।
ठीक है। फर्टाइल ऐसों को कहा जाता है जो सीधे नहीं टूटते, जो सीधे टूट टूट कर दो अलग एटम में नहीं टूटेंगे। यानी फर्टाइल वो है जो तेज है, मतलब हम नहीं टूटेंगे, हम अपना रूप बदल जाएंगे और फिर वो बदलता हुआ रूप टूटेगा। फर्टाइल आप ऐसे एटम्स को कहते हैं जो खुद नहीं टूटते। आप उन पर न्यूट्रॉन फेंकोगे तो वो खुद नहीं टूटेगा क्योंकि वो तेज है। वो कहेगा भैया हम का टूटे, है ना, हम चलो चालाकी करते हैं, हम अपना रूप बदल लेते हैं और तब टूटते हैं। फिसाइल कौन होते हैं? फिसाइल वो होते हैं जिन पर न्यूट्रॉन फेंकोगे तो एकदम सीधे बच्चे की तरह टूटकर आपको एनर्जी दे देंगे। बात समझ में आया? फर्टाइल कौन, फिसाइल कौन? तो फर्टाइल उपजाऊ है, तेज है, आपके काम का चीज है। यानी कि वो तेज है और वो क्या करेगा, वो सीधे नहीं टूटेगा बल्कि अपना रूप को क्या करेगा, अपने रूप को बदल देगा। जैसे अगर हम बात करते हैं थोरियम 232 की, या हम बात करें यहां पर यूरेनियम 238 की, ठीक है, यूरेनियम 238 या थोरियम 232, ये दोनों फर्टाइल हैं। मतलब जब आप इन पर न्यूट्रॉन फेंकिएगा, जब आप इन पर न्यूट्रॉन फेंकिएगा तो ये खुद नहीं टूटेंगे, इनका खुद विखंडन नहीं होगा, बल्कि ये दूसरे एटम में बदल जाएंगे। जैसे थोरियम बदल जाएगा यूरेनियम 233 में, ठीक है, यूरेनियम बदल जाएगा प्लूटोनियम 239 में, और तब जाके इनमें विखंडन होगा। तो फर्टाइल कौन है? फर्टाइल वो हैं जो कि खुद नहीं टूटते बल्कि अपना रूप बदल लेते हैं, बल्कि अपना रूप क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो थोरियम और यूरेनियम, यूरेनियम 238 क्या है, फर्टाइल है। ये क्या है, फर्टाइल है, मतलब तेज है, खुद नहीं टूटता बल्कि अपना रूप बदल लेता है। फिसाइल कौन से होते हैं? फिसाइल वो होते हैं जो कि तुरंत टूट जाते हैं, जिनका विखंडन, जिनका फ्यूजन क्या हो जाता है, जिनका फ्यूजन तुरंत हो जाता है। अब आपसे पूछ रहा है, आपके सामने कुछ चीजें दी हुई हैं, यूरेनियम 235 यानी ये क्या है, आपका आइसोटोप है। दूसरा आइसोटोप है प्लूटोनियम 239। तीसरा कौन सा है? तीसरा आइसोटोप है आपका यूरेनियम 233, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा फिसाइल है, फिसाइल का मतलब क्या है, जो सीधे, जिसका सीधे विखंडन हो जाए, जिसका सीधे विखंडन हो जाए, वो क्या है, वो आपका फिसाइल है। वो आपका क्या है, फिसाइल है। मतलब 2 तो पक्का नहीं होगा, 2 पक्का नहीं है। जाहिर सी बात है जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 1, 3 और 4। हमने कैसे सॉल्व किया? हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया। हमने इसको कैसे सॉल्व किया? हमने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके लिए। क्या क्या? सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा फर्टाइल और फिसाइल का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा फर्टाइल का और फिसाइल का। किसको कहते हैं फर्टाइल? जो या जिसका विखंडन खुद ना हो, जिसका फिजन यानी संलयन खुद ना हो, खुद ना हो, वो क्या होता है, वो होता है फर्टाइल। और फिसाइल कौन है? फिसाइल है फिसल जाता है, मतलब जहां तुम उसको न्यूट्रॉन मारे तुरंत वो टूट गया न्यूट्रॉन में, ठीक है, तुरंत वो न्यूट्रॉन में टूट गया। तो जिसका फिजन या जिसका संलयन तुरंत हो जाता है, जिसका संलयन तुरंत हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को फिसाइल कहते हैं। फर्टाइल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूरेनियम 238, यानी यूरेनियम का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक, जिसका मास नंबर 238 है, वो क्या है, वो है आपका फर्टाइल। वो है क्या, वो है आपका फर्टाइल। यानी कि ये खुद नहीं टूटता बल्कि अपने रूप को क्या कर लेता है, अपने रूप को बदल लेता है, ठीक है। अगर आपसे हम पूछेंगे कि आपके लिए ज्यादा काम का कौन है, अगर आपसे हम पूछें कि आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काम करना है, नाभिकीय प्रौद्योगिकी में काम करना है, आपके लिए ज्यादा जरूरी कौन सा है? कहिएगा मैम अगर हम फर्टाइल लेते हैं तो बहुत एनर्जी लगेगा, पहले हम एक को दूसरे में बदलेंगे फिर वो जाके फ्यूजन करेगा। मेरे लिए तो ज्यादा यूजफुल फिसाइल है, मेरे लिए ज्यादा यूजफुल नाभिकीय प्रौद्योगिकी के लिए ज्यादा उपयोगी कौन सा है, ज्यादा उपयोगी फिसाइल है। ज्यादा उपयोगी मेरे लिए कौन सा होगा, फिसाइल होगा। क्योंकि फर्टाइल क्या करेगा, अगर हम फर्टाइल लेंगे तो पहले हमको एनर्जी लगाना होगा कि उसका रूप बदलो, फिर रूप बदलने के बाद वो हमको एनर्जी देगा, समझे। फिसाइल क्या है, फिसाइल आपको फट से टूटेगा, फट से आपको क्या दे देगा, फट से आपको एनर्जी दे देगा, ठीक।
अगर आपसे हम पूछते हैं कि नेचर में, प्रकृति में कौन सा यूरेनियम ज्यादा है, नेचर में, प्रकृति में किस यूरेनियम की मात्रा ज्यादा है, किस यूरेनियम की मात्रा ज्यादा है, पता है क्या जवाब है? आसपास काम वाले लोग कम मिलते हैं, बेकार लोग ज्यादा मिलते हैं, है कि नहीं? तो नेचर में, प्रकृति में यूरेनियम 238 ज्यादा है, यानी फर्टाइल वाला आपको ज्यादा मिल रहा है। नेचर में, प्रकृति में जो फर्टाइल वाला है वो आपको क्या मिल रहा है? वो आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक, नया कॉन्सेप्ट था, मजा आया पढ़ के? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है यूरेनियम का इकलौता समस्थानिक जो कि फिसाइल है, यूरेनियम का एकमात्र समस्थानिक जो कि क्या है? जो कि फिसाइल है। फिसाइल का मतलब है जिसका खुद का विखंडन हो, जिसका खुद का विखंडन हो, वो कौन सा है? बार बार आपको बता रहे फर्टाइल और फिसाइल में अंतर क्या है। फिसाइल है जिसका खुद का विखंडन हो जाता है, जिसका खुद का विखंडन हो जाता है। यह है आपका यूरेनियम 235, ये है यूरेनियम। अभी आपको बताया डियर यूरेनियम 238 फर्टाइल है। कैसे सी आंसर कर रहे हो? अभी लिखा है ना कि यूरेनियम 238 फर्टाइल है, अभी जस्ट बताए यूरेनियम 238 फर्टाइल है, मतलब अपना रूप बदलेगा। तुमसे पूछ रहा है फिसाइल कौन सा है? बेटा फिसाइल का मतलब है कि तुमको सीधे एनर्जी देगा, फर्टाइल का मतलब है कि हम पे इधर न्यूट्रॉन मारोगे तो पहले हम अपना रूप बदलेंगे, रूप बदलने के बाद फिर टूटेंगे। फिसाइल पूछा ना तो यूरेनियम 235 है, समझे? जहां जहां मिस्टेक हो रहा है वो समझते चलो। अगले सवाल पे चलो। बढ़िया बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से, जल्दी जल्दी से। क्या पूछा ये वाला क्वेश्चन आपसे? ये वाला सवाल क्या पूछा? यूरेनियम 238 और 230 थोरियम 232 फर्टाइल है। यूरेनियम और थोरियम, भाई हमारे पास भारत में थोरियम ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों का दोनों फर्टाइल है। ये कह रहा है कि फर्टाइल जो है इनको फिसाइल में बदला जा सकता है, फर्टाइल को फिसाइल में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही, फर्टाइल को फिसाइल में बदला जा सकता है। कह रहा है कि फर्टाइल सामान्य स्थिति में न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकता है। नहीं भाई, फर्टाइल नहीं कर सकता, फर्टाइल बहुत बदमाश है। फर्टाइल पहले अपना रूप बदलेगा तब जाके रिएक्शन करेगा, फर्टाइल पहले अपना रूप बदलेगा तब जाकर क्या करेगा? तब जाकर रिएक्शन करेगा, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी से अगले सवाल पर आ जाओ। भारत में जो नेचुरल यूरेनियम है वो 238 ज्यादा मौजूद है, ठीक। फिर कह रहा है कि यूरेनियम 235 जो है वो नेचुरल यूरेनियम का बहुत कम मात्रा बनाता है, यानी प्राकृतिक यूरेनियम जो है, प्राकृतिक यूरेनियम में जो अच्छा वाला भाग है वो बहुत कम है। प्राकृतिक यूरेनियम का अधिकतर भाग यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 235 जो कि सही में काम का है वो मात्र 0.7% मिलता है। थोरियम भारत में ज्यादा है, बिल्कुल आपको हम बता चुके हैं, है ना, पिछले ही मैराथन या किसी क्लास में बताए थे बीपीएससी का कि भारत में नंबर 1 थोरियम की मात्रा है और भारत के बाद दूसरा नंबर पर कौन आता है? ब्राजील आता है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर कौन आ रहा होता है? ब्राजील आ रहा होता है। तो तीनों की तीनों बातें करेक्ट है यहाँ पे। सबसे 1 पर इंडिया और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ब्राजील आता है। तीनों की तीनों बात करेक्ट है। प्राकृतिक यूरेनियम में अधिकतर मात्रा किसकी होती है? यूरेनियम 238 की। यूरेनियम 235 काम का है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। और यूरेनियम से भी ज्यादा अपने पास क्या होता है? अपने पास थोरियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि कुछ एलर्जी के बारे कुछ कथनों को देखिए और आप गलत कथन को चुनिए, ठीक है। एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। क्या एलर्जी एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? बिल्कुल। अति संवेदनशील, जो बहुत ज्यादा अति संवेदनशील होते हैं उनमें क्या करती है? ये देखी जा सकती है। भाई एलर्जी सबको नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हम और आप सब अगर धूप में निकलेंगे तो सबको छींकें ही आने लगेगी। कुछ लोगों में होती है जो कि ज्यादा संवेदनशील होते हैं। एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में हिस्टामिन शामिल नहीं होता, गलत बात। एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में हिस्टामिन शामिल होता है, हिस्टामिन शामिल होता है।
एलर्जन में परागण और धूलकण होते हैं। एलर्जन का मतलब क्या है? जो एलर्जी पैदा करे, जो एलर्जी क्या करे? जो एलर्जी पैदा करे। ठीक है, गलत विकल्प को चुनना है। गलत विकल्प कौन सा है आपका? सिर्फ दूसरा जो है वो क्या है? वो गलत है। सिर्फ दूसरा जो है वो क्या है? वो आपका गलत है। अब इस कॉन्सेप्ट से 5 सवाल क्या निकल सकते हैं? एलर्जी कैसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? इसको हम नाम देते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इस बार एईडीओ में भी पूछा गया था। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की है। दूसरी बात क्या जाननी है कि यहां पर हिस्टामीन की मात्रा ज्यादा होती है। हिस्टामीन एक केमिकल है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है। हिस्टामीन ज्यादा होता है। एलर्जी में जब भी आपको एलर्जी होती है, बहुत तेज खुजली मच सकती है, बहुत सारी छींकें आ सकती हैं। ये किसके वजह से हो रहा है? ये सारा कुछ हिस्टामीन के वजह से हो रहा है। ठीक है, तीसरा कथन, इसमें आपको और क्या पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी, कौन सी प्रतिरक्षी का इसमें रोल है? तो वो है आपकी आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी यानी आईजीई प्रतिरक्षी। ये एक ऐसी एंटीबॉडी है, ये एक ऐसी प्रतिरक्षी है जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या है? शामिल है। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी बढ़ती है? वो है आईजीई। वो कौन सी है? वो है आपकी आईजीई। अगर पूछेगा कौन सा डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, कौन सा डब्ल्यूबीसी, किस प्रकार का डब्ल्यूबीसी है जो एलर्जी में बढ़ जाता है? भाई डब्ल्यूबीसी अलग अलग तरीके के हैं। जो डब्ल्यूबीसी एलर्जी में बढ़ जाता है उसका नाम है इओसिनोफिल। उसका नाम क्या है? इओसिनोफिल। और वो इओसिनोफिल एलर्जी के दौरान बढ़ जाता है। ठीक है, वो इओसिनोफिल क्या होता है? एलर्जी के दौरान बढ़ जाता है। ठीक, ये क्या हो सकते हैं? ये आपके अलग अलग रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। आखिरी सवाल इस कॉन्सेप्ट से क्या बन सकता है कि हिस्टामीन को कौन बनाता है? तो याद रखिएगा, बेसोफिल, बेसोफिल एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी हैं और ये बेसोफिल हिस्टामीन बनाते हैं। ये बेसोफिल हिस्टामीन बनाते हैं। ये बेसोफिल हिस्टामीन बनाते हैं। ठीक है, दो अलग चीजें हैं। इओसिनोफिल भी डब्ल्यूबीसी है, बेसोफिल भी डब्ल्यूबीसी है। कौन सा डब्ल्यूबीसी ये हिस्टामीन बना रहा है? बेसोफिल। कौन सा डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है? तब आप क्या कहिएगा? इओसिनोफिल। राइट, चल सकते हैं अगले सवाल पे। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी में शामिल है। टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में शामिल है। भाई अपने शरीर के अंदर 2 लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में 2 तरीके के लिम्फोसाइट हैं। याद रखिएगा, जो लिम्फोसाइट हैं वो आपके शरीर में सबसे छोटे डब्ल्यूबीसी हैं। सबसे छोटे डब्ल्यूबीसी कौन है? आपके लिम्फोसाइट है। 2 तरीके के हैं। कौन से 2 तरीके के? बी और टी। बी लिम्फोसाइट का फुल फॉर्म क्या है? बोन मैरो। हिंदी में कह देते हैं अस्थि मज्जा। हिंदी में कह देते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, और फिर आता है आपका टी लिम्फोसाइट। टी का मतलब है थाइमस। टी का मतलब है थाइमस। अगर कोई आपसे पूछता है कि एंटीबॉडी कौन बना रही है, दोनों का देखिए काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, 2 तरीके के लोग आपके आसपास भी होते हैं। अगर आपकी कोई बात बुरी लगी है तो एक है कि सामने वाला आपको मुंह पे कह देगा बुरा लगा फिर मत करना, बुरा लगा फिर मत कहना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप पीठ पीछे वार करो, सामने मत बोलो, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कुछ भड़का दो या ऐसे कर दो, है ना, किसी को तंग करो अलग अलग तरीके से। शरीर में बी और टी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, यानी बी लिम्फोसाइट वाया काम करता है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, प्रतिरक्षी जो बनाता है वो आपका बी लिम्फोसाइट है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट सीधे मुंह पे वार करता है, भाई नहीं पसंद है ये करो। टी लिम्फोसाइट सीधा वार करता है। बी लिम्फोसाइट कैसे वार करता है? बी लिम्फोसाइट पहले एंटीबॉडी बनवाएगा, प्रतिरक्षी बनवाएगा और फिर उसके जरिए क्या करेगा? फिर उसके जरिए काम करवाएगा। ठीक है, फिर उसके जरिए क्या करेगा? काम करवाएगा। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट।
अब सवाल है, ये आपसे में पूछा जाता है कि बी लिम्फोसाइट क्या कौन सी इम्यूनिटी देता है? तो बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम सेल मीडिएटेड कहते हैं या कोशिका के द्वारा मध्यस्थ इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आपके शरीर में हम किसी और का लंग लगा दे या किसी और की किडनी लगा दे तो क्या शरीर तुरंत स्वीकृति कर लेगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अंग प्रतिरोपण में रिजेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कोई किसी को किसी का भी अंग दे देता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अंग प्रतिरोपण में मैच किया जाता है। तो शरीर में रिजेक्शन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? शरीर में रिजेक्शन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? जो टी लिम्फोसाइट, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, यही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गन रिजेक्शन के लिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अंग प्रतिरोपण में जो रिजेक्शन होता है उसके लिए कौन सी जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार है टी लिम्फोसाइट के द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी लिम्फोसाइट से ह्यूमोरल इम्यूनिटी, टी से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी टी सेल के द्वारा बनाई जाती है, नहीं, एंटीबॉडी बी सेल के द्वारा बनाई जाती है। गलत पहचान करना था, सिर्फ और सिर्फ तीसरा कथन है जो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ तीसरा कथन है आपका जो कि पूरे तरीके से क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आप अगले सवाल पे चले। कॉन्सेप्ट भी आपने देख लिया। सोप मिसल्स के बारे बात हो रही है। किसके बारे बात हो रही है? यहाँ पे सोप मिसल के बारे बात हो रही है कि ये ऑयली डर्ट इन वाटर, कहने का मतलब है कि ये गंदगी को फंसा देते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो ग्रीज में घुल जाता है। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो पानी से रिएक्ट करता है। आपसे कहा कि कौन सा बात यहाँ पर गलत है। ठीक है, अब आइए हम लोग किस पे चलते हैं, हम लोग सीधे यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। सीधे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमें क्या जानना है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट जानना है सोप के बारे। ठीक है, सोप के बारे जानना है, साबुन के बारे जानना है। सोप यानी कि साबुन क्या होता है? सोप यानी कि साबुन है सोडियम या पोटेशियम चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर सोडियम या पोटेशियम होता है और साथ में कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी चेन होती है। ठीक है, जहां पर सोडियम और पोटेशियम के साथ कार्बन और हाइड्रोजन की क्या मौजूद है, बहुत लंबी चेन मौजूद है। इसी को हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। ठीक है, अब सोप के दो सिरे होते हैं। सोप के दो सिरे होते हैं। एक पूंछ होता है जिसको पानी से डर है, जिसको पानी से डर है तो हम इसीलिए इसका नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक, इसीलिए नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसके अलावा एक सिर है जिसको पानी से प्यार है, इसीलिए इसको नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो पूंछ को पानी से डर है, सिर को क्या है, सिर को पानी से प्यार है। ठीक है, जब आप बात करते हैं चेन के बारे तो याद रखिएगा सोडियम या पोटेशियम जो होता है वो सिर वाले हिस्से में होता है। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो सिर वाले हिस्से में होता है और कार्बन और हाइड्रोजन जो होती है वो पूंछ वाले हिस्से में होती है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लेते हैं यहां पर डस्ट गिरी है या यहां पर तेल गिरी है। तेल और पानी एक दूसरे के दुश्मन है। तेल और पानी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। अब खुद सोचकर बताओ कि जो साबुन है कौन सा सिरा आएगा? तेल से जुड़ेगा साबुन का पूंछ वाला हिस्सा, क्योंकि इस पूंछ वाले हिस्से को भी पानी से डर, तेल को भी पानी से डर। ठीक है, और बाहर रहेगा पानी से प्यार वाला हिस्सा, बाहर रहेगा पानी से प्यार वाला हिस्सा, यानी कि सोडियम या पोटेशियम सिर वाले हिस्से में है और कार्बन और हाइड्रोजन की चेन जो है वो पूंछ वाले हिस्से में है। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई, ये जो संरचना बनी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मिसेल का नाम देते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग मिसेल का नाम देते हैं। अब आइए सवाल कर वो देखते हैं। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि साबुन के मिसल पानी में तैलीय गंदगी को फंसा देते हैं। सही बात है, हाइड्रोफोबिक हिस्सा ग्रीस से घुल जाता है। जो हाइड्रोफोबिक है इसको भी डर, तेल को भी डर। सही बात है, अरे सही बात है। हाइड्रोफिलिक पानी से कहता है, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिया मतलब प्यार। अब आपसे पूछा कौन सा गलत है? तीनों बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत यहां पर नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। चलें अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा क्रोमोसोम है जिसके पास जीन्स की संख्या सबसे ज्यादा है? कौन सा क्रोमोसोम है जिसके पास जीन्स की संख्या सबसे ज्यादा है? टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे ज्यादा जीन की संख्या किसके पास है? क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा जीन की संख्या है। ठीक है, ये कैसे पता चला था? ये कैसे पता चला था? कॉन्सेप्ट से 5 सवाल। सबसे अधिक जीन किस पे हैं? सबसे अधिक जीन तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। सबसे कम जीन किस पर है? तो सबसे कम जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पर होते हैं, वाई गुणसूत्र पर होते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा जीन कौन सा है? सबसे बड़ा जीन कौन सा है शरीर में? तो याद रखिएगा, शरीर में जो सबसे बड़ा जीन है वो क्या होता है? वो उसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन जीन जो है वो किससे संबंधित है? वो मसल्स वगैरह से क्या है? संबंधित है। ठीक है, अगला इसमें क्या आना चाहिए? अगला इसमें आ सकता है कि आपके पूरे जीनोम में, जीनोम का मतलब क्या होता है? शरीर में जितनी भी जीन की संख्या है, जीनोम में बेस पेयर कितने होते हैं? जीनोम में बेस पेयर कितने होते हैं? 3 × 10⁹। ठीक है, 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। ये सारी बातें हमें कैसे पता चली हैं? ये सारी बातें हमें पता चली हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने सालों का था? 13 सालों का था। कब से कब तक? 1990 से चला था और 2003 तक ये चलता रहा था। ठीक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये सारी बातें आपको बताई गई हैं और जो साइंस 360 डिग्री की क्लास चल रही है उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया। आप अगर यूट्यूब में रेगुलर हैं, क्लास में रेगुलर हैं, तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलिए। सबसे कम जीन कौन से क्रोमोसोम पर होते हैं? सबसे कम जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पर हैं? जरा इसका जवाब दीजिए। सबसे कम जीन कौन से क्रोमोसोम पर होंगे? अभी जस्ट पढ़ा है हम लोग, वाई क्रोमोसोम पर होंगे। सबसे कम जीन कौन से क्रोमोसोम पर हैं? सबसे कम जीन आपके वाई क्रोमोसोम पर है। अगला सवाल देखेंगे, पैन क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है? क्या ये प्राथमिक प्रदूषक है? क्या ये द्वितीयक प्रदूषक है? क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? क्या ये पर्टिकुलेट मैटर है? तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट के बारे, जब हम बात करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट के बारे, प्राथमिक प्रदूषक के बारे, तो प्राथमिक प्रदूषक कौन है? जैसे नेचर में है वैसे ही मौजूद होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। जब हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे बात करते हैं, जब हम सेकेंडरी यानी द्वितीयक प्रदूषक के बारे बात करते हैं, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? जो अपना रूप बदलता है, जो कि क्या करता है? जो कि अपना रूप बदल लेता है और तब प्रदूषण का कारण बनता है। जैसे कि ओजोन, O3, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगर आपसे हम पूछते हैं कि ये पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट किस चीज का घटक है, याद रखिएगा ये स्मॉग का घटक है। ये क्या है? ये स्मॉग का घटक है। स्मॉग किससे मिलकर बनता है? स्मॉग जो है वो स्मोक और फॉग दो चीजों से मिलकर बनता है। स्मोक और फॉग जब दो चीजें मिलती हैं तो इन दोनों के मिलने से स्मॉग बन सकता है। ठीक है, दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि स्मॉग कितने तरीके का है? स्मॉग 2 तरीके का है। एक होता है क्लासिकल स्मॉग, दूसरा है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग कौन सा स्मॉग है? जिसमें मुख्य तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग वो स्मॉग है जो आंखों में क्या पैदा कर सकता है? जो आंखों में जलन पैदा कर सकता है। ये जो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है जिसके बारे हम पढ़ रहे हैं, यही है जो कि आंखों में जलन पैदा कर सकता है, जिससे आंखों में क्या हो जाती है? आंखों में जलन हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखेंगे कि ये जो पैन है यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ये क्या कर रहा होता है? तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है यानी कि द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट है? समझ में आ गई बात? मुझे जरूर बताइएगा कि आपको
ये वाली क्लास कैसे लगी, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, नई चीज़ें सीखी। मैं बहुत श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, फर्टाइल फिसाइल जैसी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी। ये सब बेसिकली साइंस में नहीं आता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या होता है, एक तरीके का भाग आ जाता है। ठीक है, बाकी फाउंडेशन बैचेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फाउंडेशन बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, हमारा संजीवनी बैच सारे एग्जाम्स को ये कवर कर रहा है। ठीक है, चाहे आप अगली बीपीएससी की तैयारी करें, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया है, बताया है, आपने खुद भी देखा है ना, मेरे समझाने बोलने से क्या, आप सब खुद इतने अवेयर हो, आपने ज़रूर ये देखा है कि किस तरीके से हर एग्जाम में पेपर का लेवल आ रहा है। तो मेरी आपके टीचर होने के नाते यही सलाह होगी कि साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़िए। आपका जो भी एग्जाम का टारगेट है वो फिर भी बाद में आता है, सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर जितनी चीज़ें आप सीख सकते हैं उस पर क्या करिए, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये बैच सब कुछ को कवर कर रहा है। अभी नया बैच शुरू हुआ है, बेसिक फाउंडेशन है, इसमें आपका सुपर 100 MCQ बैच है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बैच है, यानी संजीवनी का मतलब है एक बैच के अंदर सारी चीज़ें, एक बैच के अंदर सारी चीज़ें हैं। 55% का आपका क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। बायोलॉजी क्लास नोट्स की 5th एडिशन मार्केट में है ना, आप इसको हमारे हेल्पलाइन नंबर 73515 से सीधे ऑर्डर कर सकते हैं, या आप हमारे पब्लिकेशन पर इसको क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बैच ढूंढ रहे हैं तो सुपर 100 MCQ बैच ऑनगोइंग है, जहां पर आपसे हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, और फिर हम जब बात करते हैं 73rd बीपीएससी की, ठीक है, जो भी 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखेंगे, प्लीज आप होमगार्ड 3 ना परचेज करें, क्योंकि ये 73rd बीपीएससी तक कंप्लीट हो पाएगा आपका। 72nd बीपीएससी के लिए आप होमगार्ड 1 या 2 फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं। हालांकि अब सिर्फ 1 महीना है, फिर भी अगर आपको लगता है आप 1 महीने में रिवीजन करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, होमगार्ड फाउंडेशन बैच है 73 बीपीएससी के लिए। सारे बैचेस पे आपका 55% का डिस्काउंट चल रहा है जब आप कोड लगाते हैं RKC बेस्ट। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम आपका आ चुका है वापस। टेलीग्राम पर आपके अच्छे अच्छे जो डेली आपके क्विजेस होते हैं वो भी हम लोग ने अपलोड करना शुरू कर दिया, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। क्लास की PDF भी टेलीग्राम पर हम लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अब अपने कल के सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।